एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्म साइंस। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्लास नंबर 203 इकोसिस्टम का एनसीईआरटी रिकैपिचुलेशन पार्ट 1। ठीक है, करीब करीब आधा चैप्टर हम लोग इकोसिस्टम वाला यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। इकोलॉजी यूनिट का थर्ड चैप्टर है अपना इकोसिस्टम। सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड समरी ही हम लेने वाले हैं। हो सकता है कुछ डायग्राम्स हम बाहर से ले लें ताकि चीज़ों को आपको और अच्छे से समझा सकें, बट जितने भी टर्म्स यूज़ करेंगे, जितने भी स्टेटमेंट्स हैं, वो सभी एनसीईआरटी बेस्ड हैं। एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं है। ये वीडियो अच्छे से देखो, उसके बाद एक बार अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ लो, सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे और कोई भी क्वेश्चन नीट में आपका छूटने वाला नहीं है। चलो फिर शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं कि इकोसिस्टम कहते किसे हैं। देखो, जब हम लोग ने इकोलॉजी यूनिट चालू किया था तब हमने वहां पर एक हायरार्की देखी थी। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स देखे थे, जिसमें हमने कहा था कि सबसे पहला लेवल रहता है ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स मिलकर बनाते हैं एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन। बाद में बहुत सारी पॉपुलेशन मिलकर बनाती है एक कम्युनिटी। अब भी बहुत सारी कम्युनिटीज जब आपस में इंटरेक्ट करती है और इंटरेक्ट करती है अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ में, तब जो बनता है उसे हम कहते हैं इको सिस्टम। यानी आप ये कह सकते हो कि ये नेचर का फंक्शनल यूनिट है जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपने आप में इंटरेक्शन शो करते हैं और अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन शो करते हैं, उसे हम कहते हैं इको सिस्टम। अगर मैं बायोस्फीयर की बात करूं, बायोस्फीयर किसे कहते हैं हम लोग? बायोस्फीयर आपने बच्चों ने पढ़ा रहेगा, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर, उन तीनों से मिलकर जहां पर लाइफ सस्टेन होती है उसे हम कहते हैं बायोस्फीयर। तो आप बायोस्फीयर को एक ग्लोबल इकोसिस्टम कह सकते हो। ग्लोबल इकोसिस्टम, अब आप इसको ऐसे कह सकते हो कि अपने प्लेनेट पे जितने भी लोकल इकोसिस्टम्स है, डेजर्ट, टुंड्रा, ओशंस, तो ये जितने भी लोकल इकोसिस्टम्स है, ये सभी लोकल इकोसिस्टम्स अगर मिल जाएं एक साथ में तब बनता है ग्लोबल इकोसिस्टम, जिसे आप बायोस्फीयर कहते हो। अब लिखा क्या है कि बायोस्फीयर इज अ कंपोजिट ऑफ ऑल इकोसिस्टम ऑफ ऑल लोकल इकोसिस्टम्स ऑन अर्थ। कंपोजिट मतलब क्या होता है? कंपोजिट का मतलब होता है मिश्रण, यानी जब मिक्स कर दिया गया हो, यानी जब सारे लोकल इकोसिस्टम्स को एक साथ आप कंसिडर करोगे, एक कंपोजिट, एक यूनिट की तरह डिस्कस करोगे, तब आप उसको कहते हो बायोस्फीयर। तो ये होता है इको सिस्टम। अब इकोसिस्टम टेरेस्ट्रियल हो सकता है या फिर एक्वाटिक हो सकता है। अब आपको ये दो वर्ड्स अच्छे से पता होंगे, टेरेस्ट्रियल जो लैंड से रिलेटेड और एक्वाटिक मतलब जो वाटर से रिलेटेड है। यानी लैंड पे जितने भी इकोसिस्टम्स हैं उनको हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जिसमें फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स और डेजर्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। फॉरेस्ट जंगल होते हैं, ग्रासलैंड्स वो बहुत बड़े बड़े एरियाज जिसमें आपको ग्रास ही ग्रास देखने को मिलती है, वो होती है ग्रासलैंड। और डेजर्ट आपको पता है। एक्वाटिक की मैं बात करूं तो एक्वाटिक इकोसिस्टम्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे पॉन्ड, लेक, वेटलैंड, रिवर या एस्चुअरी। देखो, पॉन्ड आपको पता है तालाब को कहते हैं, लेक किसे कहते हैं? झील को कहते हैं। पॉन्ड और लेक में फर्क बस इतना ही है कि लेक बहुत बड़ा रहता है जबकि पॉन्ड इतना बड़ा नहीं होता। वेटलैंड पे आता हूं मैं। वेटलैंड किसे कहते हैं? देखो, वेटलैंड आपने कुछ एरियाज देखे होंगे अपने आसपास जहां पर मोस्ट ऑफ द टाइम पानी भरा रहता है। अब ये पानी या तो एकदम सॉइल के सरफेस पर होगा थोड़ा सा, ठीक है, या फिर थोड़ा सा ऊपर, यानी कि आप ये कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा गहरा पानी नहीं होता वहाँ पर, लेकिन पूरे साल में मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पर पानी भरा रहता है। या फिर ये भी हो सकता है कि वेटलैंड सीजनल हो, यानी कुछ पर्टिकुलर सीजन में ही आपको वहाँ पे पानी भरा हुआ दिखेगा, बाकी वहाँ पानी भरा हुआ नहीं दिखता। इन्हें हम कहते हैं वेटलैंड्स। दीज आर दी एरियाज वेयर वाटर कवर्स द सॉइल और इज प्रेजेंट आइदर एट और नियर द सरफेस। ठीक है, या तो पूरे साल या फिर साल में कुछ पर्टिकुलर सीजन्स में, उसे हम कहते हैं वेटलैंड्स। उसके बाद रिवर आपने को पता ही है, नदियों को कहते हैं। और एस्चुअरी किसे कहते हैं? देखना, एस्चुअरी ये वो एरिया है जहाँ पर एक नदी एक ओशन के साथ मिलती है, उसे हम कहते हैं एस्चुअरी। आपको पता होगा जितनी भी रिवर्स है वो अल्टीमेटली एक ओशन में जाकर मिल जाती है। तो वो एरिया जहाँ पर एक रिवर और एक ओशन मीट करते हैं, यानी कि रिवर का जो फ्रेश वाटर है वो मीट करता है किसके साथ में? ओशन के सॉल्टी वाटर के साथ। तो उस पर्टिकुलर एरिया को हम कहते हैं एस्टुअरी। तो पॉन्ड, लेक, वेटलैंड्स, रिवर और एस्टुअरीज ये सारे एक्वाटिक इकोसिस्टम्स है, जबकि फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और डेजर्ट टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। फिर हम बात करेंगे मैन मेड इकोसिस्टम्स, ऐसे इकोसिस्टम्स जो हमने खुद ने बनाए। एक्वेरियम बहुत बढ़िया एग्जाम्पल एक मैन मेड इकोसिस्टम का। और उसके अलावा क्रॉप फील्ड्स यानी हम जो खेत उगाते हैं वो सारे मैन मेड है और ये एक अपने आप में एक इकोसिस्टम की तरह काम करते हैं। चलिए फिर स्ट्रक्चर देखते हैं इकोसिस्टम का और फंक्शनिंग कैसे होती है इकोसिस्टम में, वो हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। बस इसमें जो अपने आसपास हो रहा है उसी को हमें स्टडी करना है, तो कोई बहुत ज़्यादा टफ चैप्टर ये नहीं है। अब देखो, इकोसिस्टम ने हमने क्या पढ़ा
कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ। यानी बेसिकली ये कह सकते हैं हम लोग कि बायोटिक कंपोनेंट्स अबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ में क्या करते हैं, इंटरेक्शन। तो जब इन दोनों का आपस में इंटरेक्शन होगा तब एक फिजिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, ये फिजिकल स्ट्रक्चर हर इकोसिस्टम में अलग अलग रहेगा और वो उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहता है। जैसे मैं बात करूं डेजर्ट्स की बात करूं तो डेजर्ट्स में अबायोटिक कंपोनेंट टेम्परेचर यानी वो बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। यही आप चले जाओ टुंड्रा एरियाज में, तो टुंड्रा एरियाज में क्या होगा, जो अबायोटिक कंपोनेंट है टेम्परेचर वो बहुत ज़्यादा कम रहेगा। प्लस ऑर्गेनिजम्स टुंड्रा के अलग है और डेजर्ट के अलग है, तो बायोटिक कंपोनेंट्स में डिफरेंस है, अबायोटिक कंपोनेंट्स में डिफरेंस है। तो हर इकोसिस्टम का जो बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट का जो इंटरेक्शन की वजह से जो फिजिकल स्ट्रक्चर बना वो सबका अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक रहता है। अब इकोसिस्टम्स में हम लोग एनर्जी की बात करेंगे। किसी भी इकोसिस्टम में एनर्जी को हम लोग अगर देखें तो ये एनर्जी का एक तो होगा इनपुट। इनपुट मतलब एनर्जी इकोसिस्टम में एंटर करेगी। अब किसी भी इकोसिस्टम में अगर एनर्जी एंटर करेगी बाहर से तो उसका एक ही तरीका है, वो है फोटोसिंथेसिस यानी प्रोडक्टिविटी। अब हर एक इकोसिस्टम में प्लांट्स प्रेजेंट होंगे ही होंगे। अब जहाँ पर प्लांट्स प्रेजेंट होंगे यानी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे, वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेसाइज करेंगे। फोटोसिंथेसिस करके सोलर एनर्जी को वो कन्वर्ट करेंगे केमिकल एनर्जी के अंदर। तो ये क्या हो गया, इनपुट ऑफ एनर्जी। उस इकोसिस्टम में एनर्जी का इनपुट हुआ, आई कहाँ से, सोलर रेडिएशंस के थ्रू। उसके बाद में होता है इकोसिस्टम्स में एनर्जी का ट्रांसफर। बिल्कुल सही बात है, प्लांट्स ने एनर्जी कहाँ से लिया था, सन से, वो तो हो गया इनपुट। बाद में उन प्लांट्स को कंज्यूम किया हर्बीवोर्स ने, तो एनर्जी प्लांट्स से कहाँ पे आ गई, हर्बीवोर्स के अंदर। तो ये क्या हो गया, एनर्जी का ट्रांसफर। तो एनर्जी ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल है फूड चेन या फूड वेब या फिर न्यूट्रिएंट का साइकिलिंग। आपने पढ़ा होगा फॉस्फोरस साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल। तो ये न्यूट्रिएंट्स के साइकिलिंग के साथ साथ में एनर्जी ट्रांसफर होता है। तो ये ट्रांसफर के दो तरीके, और एनर्जी का इनपुट हो गया, फिर एनर्जी का ट्रांसफर भी हो गया, बचा क्या, एनर्जी का आउटपुट। और एनर्जी का आउटपुट होगा किस फॉर्म में, तो वो होता है डिग्रेडेशन की फॉर्म में या एनर्जी लॉस के फॉर्म में। अब डिग्रेडेशन से कैसे, एक प्लांट है, उस प्लांट ने एनर्जी बनाया मतलब फोटोसिंथेसिस किया। फोटोसिंथेसिस करने के बाद में उस प्लांट की हो गई डेथ, तो वो क्या हो गया, एनर्जी का डिग्रेडेशन। ठीक है, अब ये डिग्रेडेशन का मतलब ये नहीं समझना है कि एनर्जी वहां पर खत्म हो गई, वो एनर्जी वहां पर खत्म नहीं हुई। अब उस प्लांट का धीरे धीरे होगा डीकम्पोजिशन, और डीकम्पोजिशन के बाद में वो एनर्जी जो है वो आगे डेट्रिटस फूड चेन में चली जाएगी। या फिर हम कहते हैं एनर्जी लॉस, तो एनर्जी लॉस भी क्लियर है। अब प्लांट्स जितना भी फोटोसिंथेसिस करके एनर्जी का फॉर्मेशन करेंगे, उसमें से कुछ एनर्जी वो अपने रेस्पिरेशन में भी यूज लेते हैं, तो वो क्या हो गई, एनर्जी का लॉस। तो ये तीन, इनपुट ऑफ एनर्जी, फिर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और आउटपुट ऑफ एनर्जी, तो कुछ इस तरह से इकोसिस्टम्स के अंदर एनर्जी फ्लो रहता है। नेक्स्ट बात करता हूँ स्ट्रेटिफिकेशन की। पहले मैं एक वर्ड पढ़ूंगा, स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब समझो, अगर आप किसी भी चीज को वर्टिकल लेयर्स में अरेंज करते हो तो उसे हम कहते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। जैसे आपने पढ़ा होगा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम आप किसे कहते हैं, जब आप सेल्स को वर्टिकल लेयर्स में एक के ऊपर एक अरेंज करते हैं तो तब आप कहते हो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब भी ये होता है कि अगर आप किसी चीज को लेयर्स में, वर्टिकल लेयर्स में अरेंज करो तो उसे हम कहते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। और इकोलॉजी के अंदर स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब है कि किस तरह से अलग अलग स्पीशीज किसी पर्टिकुलर इकोसिस्टम में अलग अलग वर्टिकल लेवल के ऊपर अरेंज्ड हो रखी है। कैसे, एक एग्जांपल की तरह मैं बताता हूँ आपको। एक फॉरेस्ट की मैं अगर बात करूँ तो एक फॉरेस्ट के अंदर सबसे ऊपर, अगर हम लोग किसी फॉरेस्ट को ऊपर से देखना चालू करें तो सबसे ऊपर आपको क्या दिखेंगे, ट्रीज। फिर आप थोड़ा नीचे की तरफ देखोगे आपको दिखेंगे श्रब्स, और श्रब से भी नीचे की तरफ जमीन के लेवल पे आ जाओगे तो आपको क्या दिखेंगे, हर्ब्स। तो ये क्या है, ये स्पीशीज का अरेंजमेंट है अकॉर्डिंग टू देयर वर्टिकल लेवल्स। तो किसी भी फॉरेस्ट में जो सबसे ऊपर वाला लेयर यानी टॉप वर्टिकल स्ट्रेटा या लेयर होगी उसमें प्रेजेंट होगा ट्री। फिर जो सेकंड वर्टिकल स्ट्रेटा प्रेजेंट होगी उसमें प्रेजेंट होंगे श्रब्स। श्रब्स बेसिकली ट्रीज से छोटे होते हैं लेकिन हर्ब्स से बड़े होते हैं। और जो सबसे बॉटम वाला वर्टिकल स्ट्रेटा होगा वहां पे या तो ग्रासेस प्रेजेंट होगी या हर्ब्स प्रेजेंट होती है। हर्ब्स मतलब छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उन्हें हम कहते हैं हर्ब्स। श्रब्स जो थोड़ी बड़ी झाड़ियां होती है उन्हें हम कहते हैं श्रब्स। और ट्री जो बड़े बड़े पेड़ है उनको हम कहते हैं ट्रीज। तो ये वर्टिकल अरेंजमेंट है किसी पर्टिकुलर फॉरेस्ट के अंदर, उसे हम कहते हैं स्ट्रेटिफिकेशन।
अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब इकोसिस्टम के सारे कंपोनेंट्स एक साथ में एक यूनिट की तरह काम करते हैं, तब हम इन पर्टिकुलर 4 एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम प्रोडक्टिविटी, फिर बात करेंगे डीकम्पोजिशन, फिर बात करेंगे एनर्जी फ्लो और फिर बात करेंगे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। प्रोडक्टिविटी, डीकम्पोजिशन और एनर्जी फ्लो, अब ये 3 चीज़ें हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे यहाँ पर, और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तीनों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्टिविटी, डीकम्पोजिशन और एनर्जी का फ्लो। चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग। प्रोडक्टिविटी, नाम से पता चल रहा है प्रोडक्टिविटी यानी कि प्रोडक्शन, जो हमारा जो इनपुट पढ़ा था हमने कि किसी भी इकोसिस्टम में जो इनपुट ऑफ एनर्जी होती है दैट इज बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन, यानी फोटोसिंथेसिस करके प्लांट्स जो है एनर्जी का या फूड का प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब किसी भी इकोसिस्टम को फंक्शन करने के लिए या सस्टेन करने के लिए, मतलब सस्टेन करना मतलब अपने आप को बनाए रखने के लिए जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है कांस्टेंट इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी। अब हमने अभी जो पूरा सिस्टम देखा, एनर्जी का इनपुट, एनर्जी का ट्रांसफर और एनर्जी का आउटपुट, समझो एनर्जी का इनपुट है ही नहीं किसी इकोसिस्टम में, तो वो इकोसिस्टम सर्वाइव नहीं कर सकता। यानी किसी भी इकोसिस्टम को अगर सर्वाइव करना है तो उसको सबसे पहली चीज़ जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है कांस्टेंट इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी, यानी लगातार सोलर एनर्जी जो है उसको यूज़ करके प्रोडक्शन होता रहना चाहिए। अब प्रोडक्शन की बात करें तो सिंपल सा बेसिक सा फंडा है कि किस तरह से जो है धीरे धीरे प्लांट्स बायोमास का या ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस करता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो मैं प्रोडक्शन कहूंगा पर यूनिट एरिया। अगर हम लोग किसी पर्टिकुलर एरिया में प्रोडक्शन कैलकुलेट करेंगे तो उस एरिया को भी कंसिडर किया जाता है और पर्टिकुलर टाइम पीरियड में भी कंसिडर किया जाता है। ऐसा थोड़ी है कि हम कहेंगे कि प्रोडक्शन कितना हुआ तो हम कुछ भी वैल्यू देंगे, प्रोडक्शन कितना हुआ तो आप बताओगे कि इस पर्टिकुलर पर यूनिट एरिया में इतने साल में, यानी कि पर्टिकुलर इस मंथ में या इस ईयर में जो है इतना प्रोडक्शन हुआ है। तो कितना बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर फॉर्म हुआ पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, उसे हम कहते हैं प्रोडक्शन। और ये प्रोडक्शन 2 टाइप का होता है, अगर प्रोड्यूसर्स करेंगे तो अलग और कंज्यूमर्स करेंगे तो अलग। देखो प्रोड्यूसर्स मतलब क्या हो गया, प्लांट्स की बात कर रहे हैं। कंज्यूमर्स मतलब हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ये सारे के सारे कंज्यूमर्स हैं। तो ये कंज्यूमर भी जो बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस करते हैं उसे हम कहते हैं सेकेंडरी प्रोडक्शन, और जो प्रोड्यूसर्स करते हैं उसे हम कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्शन। यानी प्रोडक्शन बाय प्रोड्यूसर्स प्राइमरी प्रोडक्शन और प्रोडक्शन बाय कंज्यूमर्स उसको हम कहते हैं सेकेंडरी प्रोडक्शन। इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ध्यान रखिएगा। फिर मैं बात करता हूँ प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी मतलब क्या हो गया बेसिकली कि किस रेट पे प्रोडक्शन हो रहा है उसे हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन मतलब तो सिंपली कि प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्टिविटी की प्रोडक्शन किस रेट पे हो रहा है उसे हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी, यानी कि बायोमास का प्रोडक्शन किस रेट पे होता है उसे हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी। यूनिट की अगर मैं बात करूं तो देखो यूनिट प्रोडक्शन की अलग होगी और प्रोडक्टिविटी की यूनिट अलग होगी। प्रोडक्शन की यूनिट की मैं अगर बात करूं और मैं बात करूं वेट की टर्म्स में, किसकी टर्म में, वेट के टर्म में, तो प्रोडक्शन का यूनिट होता है ग्राम पर मीटर स्क्वायर, यानी पर मीटर स्क्वायर ऑफ लैंड में इतने ग्राम का प्रोडक्शन हुआ है। और यही एनर्जी की फॉर्म में मैं इसको कन्वर्ट कर दूं तो मैं इसको कहूंगा किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर, यानी पर मीटर स्क्वायर एरिया में इतने किलो कैलोरी एनर्जी का प्रोडक्शन हुआ है। फिर मैं बात करता हूँ प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी इज रेट ऑफ प्रोडक्शन, और जब भी हम किसी पर्टिकुलर चीज का रेट निकालते हैं तो फिर किसकी बात आती है, टाइम की। यानी कि जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन के साथ अगर टाइम में इन्वॉल्व कर दूं तो क्या बन जाएगा, प्रोडक्टिविटी। तो वेट की टर्म्स में बात करूं तो ये बन जाएगा ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। और एनर्जी की फॉर्म में बात करूंगा तो किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो ये इनकी पर्टिकुलर यूनिट है, यानी कि प्रोडक्शन पर ईयर, प्रोडक्शन पर ईयर प्रोडक्टिविटी की यूनिट हो गई। तो अब उसको ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर या फिर किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर के हिसाब से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रोडक्टिविटी 2 टाइप की होती है, एक होती है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और एक होती है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। यानी कि प्राइमरी प्रोडक्शन की रेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्शन की रेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसकी वजह से, प्रोड्यूसर्स की वजह से। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी किसकी वजह से, कंज्यूमर्स की वजह से। अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी ध्यान से सुनना 2 टाइप की है, जीपीपी और एनपीपी। जीपीपी इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और एनपीपी इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब इन दोनों में हम लोग डिफरेंस यहाँ पर
देखेंगे। और उसको समझने से पहले मैं ये जो दो टर्म है ग्रॉस और नेट, इनमें आपको पिक्चर क्लियर कर दूं कि इनका मतलब क्या होता है, फिर आपको इस भी चीज़ जो है प्रोडक्टिविटी की रेफरेंस में भी ये चीज़ समझ में आ जाएगी। अब इसके लिए पहले मैं आपको ग्रॉस और नेट वर्ड का मतलब बताता हूँ। देखो एक सिंपल सा मैं फंडा लेता हूँ कि मैंने एक बिजनेस चालू किया, ठीक है, और मैं जो लैपटॉप का माउस होता है वो माउस बेचता हूँ केवल। मैंने ये माउस 15 रुपये में खरीदा और 20 रुपये में बेच दिया। कितने में खरीदा? 15 में, और बेचा कितने में? 20 में। अब अगर समझो मैंने एक दिन में ऐसे 5 माउस बेचे, तो मेरा टोटल जो इनकम हुआ आज का 20 इंटू 5 कितना हुआ? 100। कितना हो गया? 20 इंटू 5 हो गया 100। अब 100 ये मेरा ग्रॉस इनकम है, 100 मेरा ग्रॉस इनकम है। बट मैंने इन्वेस्टमेंट भी किया है, मैंने इसको 15 रुपीज़ में अगर परचेज किया है, ठीक है, तो ये 15 रुपीज़ मेरा इन्वेस्टमेंट था और 5 रुपीज़ मेरा प्रॉफिट था। यानी बेसिकली जो मैंने कमाई किया वो था 5 इंटू 5 यानी 25। तो मेरा ग्रॉस इनकम है 100 रुपीज़, लेकिन मेरा नेट इनकम कितना है? 25 रुपीज़। तो ये फर्क होता है ग्रॉस में और नेट के अंदर। अब इसी चीज को यहाँ पे कैसे समझना है, देखो ध्यान से। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या हो गया कि वो सारा बायोमास जो बनाया गया प्लांट्स के द्वारा, उसको हमने कह दिया ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यानी मेरी पूरी की पूरी इनकम क्या कहला दी गई? ग्रॉस इनकम। वैसे पूरा का पूरा बायोमास जो बना वो है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब जो मैंने 100 रुपये कमाए, उस 100 रुपये में से 15 इंटू 5 यानी कितना हो गया? 75 रुपीज़ तो मेरा इन्वेस्टमेंट भी था। सिमिलरली प्लांट्स जितनी भी एनर्जी फिक्स करता है उनमें से कुछ एनर्जी वो अपने रेस्पिरेशन के लिए भी यूज करेगा। अब हमें मालूम है रेस्पिरेशन के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होता है। अब प्लांट्स ने जो फोटोसिंथेसाइज करके एनर्जी बनाया, उस एनर्जी में से वो कुछ पोर्शन अपने रेस्पिरेशन के लिए भी यूज करेगा, जिसे मैं कहता हूँ रेस्पिरेशन लॉस। क्या कहेंगे? रेस्पिरेशन लॉस। यानी इतनी एनर्जी रेस्पिरेशन में यूज हो गई। अब जो पीछे एनर्जी बची वो कहलाती है आपकी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब यही एनर्जी कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल होगी, क्योंकि प्लांट्स ने जो एनर्जी रेस्पिरेशन के लिए यूज कर ली वो कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल नहीं है। कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल जो पीछे एनर्जी बच गई उसको हम कहते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या फिर NPP। यानी समझो 100 जूल एनर्जी जो है प्लांट ने बनाई, उसमें से 5 जूल यूज कर ली अपने रेस्पिरेशन के लिए, जिसको हमने कह दिया रेस्पिरेशन लॉस R, और बाकी 95 जूल किसके लिए अवेलेबल है? कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल है। तो उसको हम कहते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यानी अगर इसका इक्वेशन बनाना हो तो NPP इक्वल्स टू GPP माइनस R, यानी ग्रॉस में से जो रेस्पिरेशन लॉस है उसको माइनस कर दूं तो पीछे क्या बचेगा? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ये डिफरेंस है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। कंज्यूमर्स के लिए क्या अवेलेबल है? कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल है NPP, क्योंकि रेस्पिरेशन लॉस वाला ऑलरेडी रेस्पिरेशन में लॉस हो चुका है, वो कंज्यूमर के लिए अवेलेबल नहीं हो सकता। चलिए फिर अब सवाल आता है कि हर एक इकोसिस्टम में प्रोडक्टिविटी अलग अलग क्यों रहती है। हमने पढ़ा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अब आप कहोगे कि सर वहाँ पे अच्छा खासा रेनफॉल है, टेम्परेचर सूटेबल है, तो प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी। और टुंड्रा एरिया में आप कहोगे कि प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। तो इकोसिस्टम्स के हिसाब से प्रोडक्टिविटी चेंज क्यों होती रहती है? तो उसका रीज़न है कि प्रोडक्टिविटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। सबसे पहले प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है कि उस इकोसिस्टम में कौन कौन सी प्लांट स्पीशीज प्रेजेंट है। सिंपल सी बात है, कितनी प्लांट स्पीशीज प्रेजेंट है और कौन कौन सी प्लांट स्पीशीज प्रेजेंट है, उस पर डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी डिपेंड करेगी। वेरियस एनवायरमेंटल फैक्टर्स, रेनफॉल, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में इतना रेनफॉल है कि प्रोडक्टिविटी अच्छी खासी है वहाँ पर। डेजर्ट एरियाज में रेनफॉल इतनी नहीं है तो प्रोडक्टिविटी कम है। अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, बिल्कुल सही है, डेजर्ट एरियाज में आपको इतने न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। जितना ज़्यादा आप किसी प्लांट को न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल करवाओगे उसका प्रोडक्टिविटी उतना ज़्यादा होगा। और नेक्स्ट है प्लांट्स की फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी, यानी प्लांट्स में कितना कैपेसिटी है फोटोसिंथेसिस करने का, तो वो उस पर भी प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है। तो इस 4 फैक्टर्स की वजह से प्रोडक्टिविटी अलग अलग होगी, इसलिए आपको हर इकोसिस्टम में अलग अलग जो है प्रोडक्टिविटी देखने को मिलेगा। अब अगर मैं कंप्लीट बायोस्फीयर की बात करूं, कंप्लीट बायोस्फीयर यानी पूरे प्लेनेट पे
कितना एनपीपी है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात कर रहा हूँ, रेस्पिरेशन लॉस की बात नहीं कर रहा, एनपीपी की बात कर रहा हूँ मैं। तो पूरे बायोस्फीयर का एनपीपी अगर हम कैलकुलेट करें ड्राई वेट में तो उसे हम कहते हैं 170 बिलियन टन्स। कितना है? 170 बिलियन टन्स, बहुत बड़ा अमाउंट है ये एनुअल एनपीपी होल बायोस्फीयर का। अब इस 170 बिलियन टन्स में से अगर मैं बात करूँ ओशंस की और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स की, तो ओशन कंट्रीब्यूट करता है इसमें 55 बिलियन टन्स और टेरेस्ट्रियल कंट्रीब्यूट करता है रेस्ट यानी 115 बिलियन टन्स। 170 में से केवल 55 ओशंस का है, जबकि ज्योग्राफिकली अगर मैं देखूं तो इस प्लेनेट का जो 70% सरफेस है वो ओशंस हैं। बचपन में पढ़ा होगा हमने, 70% सरफेस क्या है? ओशंस है अर्थ पे, जबकि 30% केवल टेरेस्ट्रियल है। लेकिन जो प्रोडक्शन है वो टेरेस्ट्रियल का ज़्यादा है कंपेयर टू ओशंस। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ओशंस का प्रोडक्टिविटी इतना कम क्यों कंपेयर टू लैंड प्लांट्स। दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर ड्राई वेट क्या होता है। हो सकता है आप में से बहुत से स्टूडेंट्स को पता हो सकता है कुछ को नहीं पता हो कि ड्राई वेट क्या है। तो इसके बारे में मैं जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ डिस्कस करूँगा ड्राई वेट के बारे में। फिलहाल मेरा क्वेश्चन है कि ओशंस में जो प्रोडक्टिविटी है वो उतना कम क्यों है। तो उसका सबसे पहला रीज़न है लेस अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट। ओशंस में प्लांट्स को केवल जो सरफेस पे जो प्लांट्स हैं उन्हीं को इतना लाइट की अवेलेबिलिटी है। बाकी जैसे जैसे आप डेप्थ में जाओगे ओशंस में लाइट लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करता है, जबकि टेरेस्ट्रियल एरियाज में ऐसा कुछ नहीं है कि लाइट लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम ज़्यादा नहीं करता। और उसके अलावा मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स, लैंड पे अगर आप देखोगे तो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ओशन। ठीक है, और ओशंस में जो मिनरल और न्यूट्रिएंट्स अगर प्रेजेंट है भी वाटर के अंदर तो वो फिक्स्ड नहीं होते, वाटर के साथ में मूवमेंट शो करते रहते हैं। तो ये दो बेसिक रीजंस है कि क्यों ओशंस का प्रोडक्टिविटी कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल काफ़ी कम है। चलिए फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम डीकम्पोजिशन की। तो पहले हमने बात कर ली प्रोडक्टिविटी की, अब हम नेक्स्ट जो बात करेंगे वो बात करेंगे डीकम्पोजिशन की। सबसे पहला सवाल कि डीकम्पोजिशन कहते किसे हैं। देखो, कंपोजिशन का मतलब होता है किसी चीज़ को बनाना, डीकम्पोजिशन मतलब उसको तोड़ना। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है, अब उस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को जब हम तोड़ते हैं तब बनता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है, जैसे मैं सिंपल सा बात करूं, एक लीफ गिरा, प्लांट से एक लीफ नीचे गिरी और अब दिस लीफ इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, इन सब से मिलकर बना वो लीफ। अब वो लीफ धीरे धीरे वहां पर रहने के बाद में डीकम्पोज होगी और डीकम्पोज होकर ये जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो सब धीरे धीरे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे और यही इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को वापस प्लांट्स क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीकम्पोजिशन और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर आप सोचो डीकम्पोजिशन नहीं होगा, अगर डीकम्पोजिशन नहीं होगा तो न्यूट्रिएंट्स जो है वो इमोबाइल हो जाएंगे। आई मीन कि ऑर्गेनिक मैटर अगर वहाँ डेड होने के बाद वहीं पे रह गया, इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो वापस वो प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं होगा। ये पूरा का पूरा जो साइकिल है वो वहीं पर रुक जाएगा। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और न्यूट्रिएंट्स, इन सब में कन्वर्ट होता है ऑर्गेनिक मैटर। अर्थवॉर्म्स की बात की गई है एनसीईआरटी में। डिकम्पोजिशन में फार्मर्स फ्रेंड कहते हैं हम लोग। क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले तो अर्थवॉर्म सॉइल को लूजन करते हैं। आपने देखा होगा कि जब खेत में हम लोग सीड्स डालने वाले होते हैं तो उससे पहले हम लोग मिट्टी को लूज करते हैं। क्यों लूज करते हैं उसको? ताकि जो है बहुत आसानी से जो सीड्स है वो जर्मिनेट हो जाए। और उसके अलावा जो अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेक डाउन करते हैं। जब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर ब्रेक डाउन होगा तभी वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट होगा, न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट होगा और प्लांट्स बाद में उनको एब्जॉर्ब करेंगे। इसलिए अर्थवॉर्म्स को फार्मर्स फ्रेंड कहा जाता है। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं डेट्रिटस की। डेट्रिटस किसे कहते हैं? देखो, डेट्रिटस सिंपल सा, ये पिक्चर देखो, इसमें आपको सारा डेट्रिटस दिख जाएगा। प्लांट के जितने भी पार्ट्स है डेड होने के बाद में जमीन पर आकर गिरे। एनिमल्स हैं, एनिमल्स डेड होने के बाद में या एनिमल्स के पार्ट डेड होने के बाद में, ये सब मिला के बनता है डेट्रिटस। अब इस डेट्रिटस के ऊपर डिकम्पोजिशन होता है और इसके डिकम्पोजिशन से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बनेंगे। अब आप भी देखना है, कोई पर्टिकुलर लीफ अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में आप ले जाकर छोड़ दो तो कुछ टाइम बाद में वो धीरे धीरे डिकम्पोज होता हुआ सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डेड प्लांट्स के रिमेन्स जैसे लीव्स, बार्क या फ्लावर्स, उसके अलावा डेड एनिमल के रिमेन्स हो गए और उसके अलावा यहाँ तक कि एनिमल्स का फीकल मैटर भी, ये सभी मिलकर क्या बनता है? डेट्रिटस। और यही डेट्रिटस डीकम्पोजिशन के लिए रॉ मटेरियल का काम करेगा। बिल्कुल इसी से होगा डीकम्पोजिशन।
तो चलो फिर डिकम्पोजिशन के प्रोसेस के बारे में बात करते हैं कि डिकम्पोजिशन होता कैसे है। देखो डिकम्पोजिशन में जो सबसे पहला स्टेप है उसको हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। पहले मैं आपको स्टेप्स बता दूं, उसके बाद उन स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले होता है फ्रेगमेंटेशन, उसके बाद में होगी लीचिंग, लीचिंग इज फॉलोड बाय कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म के बाद में ह्यूमिफिकेशन और ह्यूमिफिकेशन के बाद में होगा मिनरलाइजेशन। यानी ये टोटल 5 स्टेप्स में होता है डिकम्पोजिशन। सबसे पहला स्टेप है फ्रेगमेंटेशन। नाम पे जाता हूँ फ्रेगमेंटेशन यानी किसी चीज को तोड़ना। तो अब सिंपल सा कंसेप्ट है, डेट्रिटस के जो लार्ज पार्टिकल्स है, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स है, उन बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने को हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। और इसमें हेल्प करते हैं हमारे साथ कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे अर्थवर्म, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं डेट्रिटिवोरस, यानी जो डेट्रिटस पे एक्ट करते हैं, डेट्रिटस को कंज्यूम करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, डेट्रिटिवोर्स। और अर्थवर्म इसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल, यानी बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने को हम कहते हैं डेट्रिटस, फ्रेगमेंटेशन। तो जो सबसे पहला स्टेप है। अब फ्रेगमेंटेशन के बाद में सेकंड स्टेप है लीचिंग। लीचिंग लीचिंग आपने बहुत बार वर्ड सुना होगा, लीच कर जाना। लीच कर जाना मतलब क्या होता है कि जितने भी वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो बने, अब फ्रेगमेंटेशन होगा तो फ्रेगमेंटेशन से बहुत सारे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो बने हैं या फिर जो वहाँ पे पहले से प्रेजेंट है लेकिन केवल वाटर सोल्यूबल वाले, अब किसी भी सॉइल के ऊपर हम लोग अगर पानी डालते हैं तो कुछ टाइम बाद में क्या होगा, वो पानी उस सॉइल की सरफेस से सॉइल के बॉटम में चला जाएगा। देख लो आप कभी भी किसी एरिया में जब सॉइल में पानी जाता है तो कुछ टाइम बाद में वो पानी सॉइल के नीचे यानी वाटर टेबल में चला जाता है। अब उस सॉइल में जितने भी वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है वो उस वाटर में क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व, क्योंकि वाटर सोल्यूबल है। और डिसॉल्व होने के बाद में वो वाटर के साथ में ही नीचे अंडर द सरफेस ऑफ सॉइल चले जाएंगे और इस प्रोसेस को हम कहते हैं लीचिंग। और वहां पर जाने के बाद में प्रेसिपिटेट हो जाते हैं एज अनअवेलेबल सॉल्ट्स। अनअवेलेबल सॉल्ट्स क्यों बोला, बिकॉज दीज सॉल्ट्स आर नाउ नॉट अवेलेबल फॉर प्लांट्स। अब प्लांट्स इनको एब्जॉर्ब नहीं करता, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, अनअवेलेबल सॉल्ट्स। अब एक कंसेप्ट आता है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बेसिकली क्या है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की भी अगर हम बात करें तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, क्योंकि वहाँ पे बारिश इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ पर जो है लीचिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। अब बिकॉज वहाँ पर लीचिंग इफेक्ट इतना ज़्यादा है तो मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स जो वाटर सोल्यूबल है वो वाटर के साथ डिसॉल्व होकर सॉइल के नीचे वाले सरफेस में चले जाते हैं और अनअवेलेबल हो जाते हैं टू दी प्लांट्स। इसलिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में एक रीज़न कि प्रोडक्टिविटी कम होने का एक रीज़न है वहाँ पे होने वाली लीचिंग। क्यों, क्योंकि वहाँ पर रेन बहुत ज़्यादा है, रेन बहुत ज़्यादा है तो वाटर का लीचिंग उतना ही ज़्यादा वहाँ पर होगा। और वाटर का लीचिंग होगा तो उसके साथ साथ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स भी वाटर में डिसॉल्व होकर लीच आउट हो जाएंगे। तो ये सेकंड स्टेप है लीचिंग, यानी कि उस डिकम्पोजिशन में पहला जो फ्रेगमेंटेशन हुआ उसमें वहाँ पर जितना भी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है वो सारा सॉइल के नीचे चला गया, यानी वो अब अनअवेलेबल है, उसको हम कहते हैं लीचिंग। नेक्स्ट आता है कैटाबॉलिज्म। अब कैटाबॉलिज्म हमें अच्छे से पता है, कैटाबोलाइज करना लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ने को हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। तो जितना भी डेट्रिटस का स्मॉलर पार्टिकल्स, अब इन डेट्रिटस के स्मॉलर पार्टिकल्स पे एक्ट करता है बैक्टीरिया और फंगाई, और ये बैक्टीरिया और फंगाई उसको इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। बिल्कुल आप ऐसे समझ लो जैसे प्रोटीन का ब्रेकडाउन होकर बन गए अमीनो एसिड्स, होता है ना डाइजेशन में, उसी तरह से होता है यहाँ पर कैटाबॉलिज्म। डेट्रिटस के छोटे छोटे पार्ट्स को हम लोग सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो ध्यान से सुनना चीज़ को, फ्रेगमेंटेशन और कैटाबॉलिज्म में मैं फ़र्क बता रहा हूँ आपको। फ्रेगमेंटेशन में लार्ज पार्टिकल्स स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट हुए, यहाँ पर किसी तरह की केमिकल रिएक्शन नहीं हुई है, केवल लार्ज पार्टिकल्स को आपने स्मॉलर पार्टिकल्स में डिवाइड किया। कैटाबॉलिज्म में होती है केमिकल रिएक्शंस, और इन केमिकल रिएक्शन से जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ब्रेकडाउन होते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। यानी ये वही डिफरेंस है जो डिफरेंस है मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन के बीच में। मैकेनिकल डाइजेशन जैसे हम हमारे टीथ के थ्रू क्या करते हैं, बड़े बड़े फूड पार्टिकल्स को छोटे फूड पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं, तो वो फ्रेगमेंटेशन या मैकेनिकल डाइजेशन। और केमिकल डाइजेशन में आप प्रोटीन्स, लिपिड्स, इन सब को उनके सिंपलर पार्ट्स में डिवाइड मतलब कैटाबोलाइज कर देते हैं। तो कैटाबॉलिज्म हो गया केमिकल डाइजेशन और फ्रेगमेंटेशन हो गया मैकेनिकल डाइजेशन। अब बैक्टीरिया और फंगाई किस तरह से कैटाबॉलिज्म करेंगे, तो अब हमें पता है कि बायोलॉजिकल सिस्टम्स में कैटाबॉलिज्म के लिए यू नीड एंजाइम्स। बिल्कुल सिंपल सी बात है, प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करोगे अमीनो एसिड्स में और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करोगे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में, तो उसके लिए आपको
किसकी जरूरत पड़ेगी? एंजाइम्स की। वो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया और फंगाई के अंदर, उन्हीं को आप कहते हो डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और उन्हीं डाइजेस्टिव एंजाइम्स को यूज करके कैटाबॉलिज्म होता है। अब सवाल आता है कि सर बैक्टीरिया और फंगाई को क्या फायदा है ये कैटाबॉलिज्म करने से? तो देखो सिंपल सी बात है, बैक्टीरिया और फंगाई डेट्रिटस पे आके एक्ट करेंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करते हैं। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस देखना, यहाँ पे डिफरेंस देखना कि ये जो डाइजेशन हो रहा है, ये डाइजेशन बैक्टीरिया और फंगाई की बॉडी के अंदर नहीं होकर उनकी बॉडी के बाहर हो रहा है। हमारे अंदर डाइजेशन कैसे होता है? हम लोग फूड को बॉडी के अंदर इंजेस्ट करते हैं, फिर डाइजेस्ट होता है और हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है इंटेस्टाइन के अंदर ही। लेकिन बैक्टीरिया और फंगाई डेट्रिटस पे आते हैं और यहाँ पर अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करते हैं। फूड को वो अंदर नहीं लेंगे, अपने डाइजेस्टिव एंजाइम डेट्रिटस पे रिलीज करेंगे। जब उनके डाइजेस्टिव एंजाइम्स डेट्रिटस पे आएंगे, रिलीज होंगे, तब यहाँ पर केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगी। उसके बाद में जब ये सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होंगे, तब बैक्टीरिया और फंगाई उनको एब्जॉर्ब करके अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं। तो यानी बेसिकली बैक्टीरिया और फंगाई को तो क्या मिल गया? फूड। और हमारे लिए क्या काम हो गया? कैटाबॉलिज्म। अब सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बन गए, तो उस सॉइल की सरफेस के ऊपर बहुत सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस धीरे धीरे जमा होने लगेंगे, जिसको हम कहते हैं ह्यूमस। क्या कहते हैं? ह्यूमस। आपने पढ़ा होगा बचपन में, ह्यूमस जो है काफ़ी मिनरलाइज्ड लेयर होता है सॉइल का, बहुत ज़्यादा रिच होता है न्यूट्रिएंट्स के अंदर। उसका रीज़न है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म होने के बाद सारे के सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वहीं पे एक्यूमुलेट हो गए। एक्यूमुलेट होने के बाद में बनता है ह्यूमस, और ये एक डार्क अमरफस सब्सटेंस रहता है ह्यूमस। अब ह्यूमस जो है, जैसे जैसे ह्यूमस का फॉर्मेशन होगा, तो ह्यूमस इज हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोब्स। यानी एक बार ह्यूमस का फॉर्मेशन हो गया तो उस पर माइक्रोब्स का एक्शन बहुत बहुत धीमे होने लगेगा। तो यानी अब ह्यूमस का डिकम्पोजिशन बहुत बहुत धीरे होगा। यानी आप कह सकते हो ह्यूमस इज रिजर्वॉयर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। क्यों? क्योंकि ह्यूमस के अंदर न्यूट्रिएंट्स है बहुत सारे। अब इन न्यूट्रिएंट्स के ऊपर जो कैटाबॉलिज्म हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, बहुत धीमे हो रहा है। अब बिकॉज वो इतना धीमे हो रहा है, तो वो बेसिकली रिजर्वॉयर की तरह आपके लिए काम करेगा, और यही ह्यूमस से जो है प्लांट्स मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो वहां पर ह्यूमस काम आती है। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज ह्यूमिफिकेशन। नेक्स्ट इज मिनरलाइजेशन। अब ह्यूमस के बारे में हमने कहा कि डिकम्पोज होता है, लेकिन बहुत धीरे धीरे डिकम्पोज होता है। अब वो जो धीरे धीरे डिकम्पोज हो रहा है, तो उसके डिकम्पोजिशन से या डिग्रेडेशन से बनेंगे सिंपल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, यानी बेसिकली मिनरल्स। उसे हम कहते हैं मिनरलाइजेशन। यानी सबसे पहले हो गया फ्रेगमेंटेशन, बड़े पार्टिकल्स का छोटे पार्टिकल्स में टूटना, फिर हो गया लीचिंग, सॉइल के साथ में वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का सॉइल के अंडर सरफेस में चले जाना, और ये बाद में अवेलेबल नहीं होते। उसके बाद में स्मॉलर पार्टिकल्स है, उन पे डाइजेस्टिव एंजाइम की हेल्प से किया हमने कैटाबॉलिज्म। उस कैटाबॉलिज्म की वजह से बना ह्यूमस, प्रोसेस हो गया ह्यूमिफिकेशन। अब ह्यूमस का जब डिकम्पोजिशन होगा एक धीरे धीरे रेट पे, उसको हम कहते हैं मिनरलाइजेशन। यानी ये 5 बेसिक स्टेप है डिकम्पोजिशन के। एक फिगर के थ्रू इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। ये देखो यहाँ पर एक ग्रोइंग प्लांट शो कर रखा है यहाँ पे। अब इस ग्रोइंग प्लांट के अंदर सबसे पहले लीव्स गिर रही है यहाँ पर। लीव्स यहाँ पर गिरने के बाद में, बिकॉज एक बार लीव प्लांट से अलग हो गई तो डेड लीव्स मानी जाएगी। अब ये डेड लीव्स जो है जमीन पर आकर गिर गई, जिसे हम कहते हैं लिटर। ठीक है, ये लीव का हो गया लिटर। अब इसका होगा डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन से बना ह्यूमस, ह्यूमस का मिनरलाइजेशन होने से क्या बन गए? मिनरल्स। अब ये सारे मिनरल्स वापस कौन एब्जॉर्ब कर लेंगे? रूट्स। यानी बेसिकली जो है एनर्जी इस तरह से मूव करती रहती है। समझ में आई चीज? तो दिस इज कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि वाई डिकम्पोजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोसिस्टम टू सस्टेन। अगर आप ये सोचो, अगर ये प्रोसेस मैं यहाँ पर रोक दूं, यानी डिकम्पोजिशन नहीं होने दूं, तो इन प्लांट्स को कभी भी ये मिनरल्स वापस नहीं मिलेंगे, और ये मिनरल्स हमेशा के लिए अनअवेलेबल हो जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। खत्म हो जाएंगे इन द सेंस कि अब वो इकोसिस्टम में वापस नहीं आ पा रहे। अब फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग और कैटाबॉलिज्म, ये तीनों स्टेप किस पे काम करते हैं? डेट्रिटस पे काम करते हैं, और वो भी साइमल्टेनियसली। कैसे काम कर रहे हैं? साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या हो गया कि वो तीनों साथ साथ चलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि फ्रेगमेंटेशन होगा उसके बाद लीचिंग होगा या उसके बाद में कैटाबॉलिज्म होगा। देखो सिंपल सा कंसेप्ट है, जब इतने सारा डेट्रिटस पड़ा होता है तो उस डेट्रिटस में ऑलरेडी कुछ डेट्रिटस के पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो पहले से कैसे हैं? छोटे हैं पार्टिकल्स है, तो उन पर डायरेक्ट क्या चालू हो सकता है? कैटाबॉलिज्म स्टार्ट
हो सकता है। तो यानी तीनों स्टेप कैसे चलते हैं, साथ साथ में चलते रहते हैं। आपको क्या ध्यान रखना है कि फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग और कैटाबॉलिज्म तीनों डेट्रीटस पे चलते हैं, जबकि यूनिफिकेशन और मिनरलाइजेशन डेट्रीटस पे एक्ट नहीं करती। नेक्स्ट एनसीईआरटी ने जो फिगर दे रखा है उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पर। देखो वही फिगर जो मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था आपको, इसी की बात करेंगे हम लोग यहाँ पर। ये एक ट्री है अपने पास में, सबसे पहले एनसीईआरटी ने लिखा अ ट्री ग्रोज इन द सॉइल, ठीक है, सॉइल के अंदर एक ट्री की ग्रोथ हुई। बाद में इस ट्री से एक लीफ जो है जमीन पर आकर गिर गई है, ग्रीन लीफ फॉल्स टू द ग्राउंड। अब ये ग्रीन लीफ हो गई डेड। अब सम आर ईटन बाय इंसेक्ट्स, ठीक है, कुछ इंसेक्ट्स थोड़ा लीफ खा गए, एंड अदर एनिमल्स, इंसेक्ट्स और अदर एनिमल्स कुछ पार्ट खा गए लीफ का। उसकी वजह से अब जब इंसेक्ट्स या दूसरे एनिमल्स उस लीफ को खा गए तो वो एनर्जी कहाँ चली गई, एनर्जी चली गई उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर, यानी कि बेसिकली एंटर कर गई फूड वेब के अंदर। बाद में उन ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, अब उन ऑर्गेनिजम्स को जो कंज्यूम करेगा बाद में उसके अंदर, यानी कि लीफ के बाद में इंसेक्ट्स के बाद में इंसेक्ट्स को खाने वाले बर्ड्स। तो एनर्जी इस तरह से मूव कर गई इन दी फूड चेन, ठीक है। फिर यहाँ पर एक तो थोड़ी एनर्जी चली गई फूड वेब में, उसके अलावा लीफ है, इस लीफ पे आकर ये अर्थ फॉर्म ने एक्ट किया, ठीक है, अर्थ फॉर्म ने क्या कर दिया, एक्ट कर दिया, यानी कि ये हो गया फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। अब ठीक है, फ्रेगमेंटेशन होने के बाद में दो एरोस जा रहे हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ। पहले मैं सेकंड वाले की बात करूं तो सेकंड वाला ये कह रहा है कि कुछ न्यूट्रिएंट्स जो है सॉइल में लीच कर गए और सॉइल कैसी हो गई, ऑर्गेनिक रिच सॉइल वहां पर बन गई, और ये तो हो गई लीचिंग। तो फ्रेगमेंटेशन और यहाँ पर हो गई लीचिंग। अब लीचिंग के अलावा क्या होता है, कैटाबॉलिज्म। तो यहाँ पर इस फिगर में दिखा दिया हमने, ये फंगाई, ये आपको दिख रहा होगा फंगस, ये फंगाई। अब ये फंगाई क्या कर रही है, बेसिकली ये कर रही है डिकम्पोजिशन, यानी कि कैटाबॉलिज्म में, यानी कि लीव्स आर पार्शियली कंज्यूम्ड बाय डिकम्पोजर्स सच एज फंगाई एंड बैक्टीरिया, दे बिगिन टू लूज फॉर्म एंड बिकम लीटर। अब क्या हो गया, लीफ धीरे धीरे और ज़्यादा टूटती लीटर का फॉर्मेशन करने लगती है। अब और ज़्यादा डिकम्पोजिशन होगा अर्थवॉर्म के थ्रू, बैक्टीरिया के थ्रू, सॉइल माइट्स एंड फंगाई, ठीक है। सॉइल माइट्स है, ये बीच में क्या कहते हैं, कॉमन ही है यहाँ पर, ये सॉइल माइट्स, यानी कि माइट्स बेसिकली छोटे छोटे इंसेक्ट्स टाइप रहते हैं जो कि उसको क्या करेंगे, फर्दर डिकम्पोजिशन करते हैं। तो फंगाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया, अर्थवॉर्म हो गया और सॉइल माइट्स इनका डिकम्पोजिशन करते हैं, और बाद में इनके डिकम्पोजिशन से सॉइल में क्या हो गया, ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज हो गया, और बाद में ये ऑर्गेनिक मैटर प्लांट्स ने वापस क्या कर लिया, एब्जॉर्ब। तो दिस इज हाउ डिकम्पोजिशन की वजह से कंप्लीट जो है एनर्जी फ्लो घूमता रहता है। फिर अब डिकम्पोजिशन की बात करेंगे तो इट इज अ लार्जली एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस। बिल्कुल सही बात है, डिकम्पोजिशन को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अब डिकम्पोजिशन का रेट किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है वो हम लोग देखेंगे। देखो सबसे पहले डिपेंड करेगा कि डेट्रीटस का केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, डेट्रीटस का केमिकल कॉम्पोजिशन का क्या है। अगर डेट्रीटस रिच है लिग्निन और काइटिन के अंदर, अब लिग्निन और काइटिन हमें पता है प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं दोनों मॉलिक्यूल्स, और ये दोनों मॉलिक्यूल्स काफ़ी रेजिस्टेंट टाइप में रहते हैं, तो इन लिग्निन और काइटिन का डिकम्पोजिशन जो होगा बहुत धीमे रहता है, इसका डिकम्पोजिशन बहुत स्लो रेट पे रहता है। और यही अगर नाइट्रोजन रिच कंपाउंड्स है या फिर वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस है, जैसे शुगर्स हो गई, ठीक है, तो ये प्रोटीन्स का, शुगर्स का, इन सब का जो डिकम्पोजिशन है बहुत फास्ट रहता है। तो सबसे पहले तो डिपेंड करता है डेट्रीटस का केमिकल कंपोजिशन कहता है, उसके हिसाब से डिकम्पोजिशन का रेट डिफाइन होता है। फिर आता है क्लाइमेटिक फैक्टर्स। अब क्लाइमेटिक फैक्टर्स कैसे डिसाइड करेंगे डिकम्पोजिशन का रेट, तो देखो टेम्परेचर और मॉइस्चर, मेन फैक्टर्स कौन से, टेम्परेचर और मॉइस्चर। अब मेन डिकम्पोजिशन का रोल किसका है, फंगस और बैक्टीरिया का। और फंगाई और बैक्टीरिया के बारे में एक चीज़ हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि इनको जितना ज़्यादा ग्रोथ करवाओगे फंगाई और बैक्टीरिया का, उतना ज़्यादा होगा डिकम्पोजिशन। और फंगाई और बैक्टीरिया के लिए जो सबसे अच्छा जो क्लाइमेट है वो क्लाइमेट रहता है कौन सा, थोड़ी वार्मथ होनी चाहिए और थोड़ा मॉइस्चर होना चाहिए। यानी बेसिकली जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं वो किसके थ्रू रोल प्ले करेंगे, सॉइल माइक्रोब्स के थ्रू रोल प्ले करेंगे। और सॉइल माइक्रोब्स के लिए सबसे बेस्ट क्लाइमेट होता है थोड़ा वार्म और मॉइस्ट एनवायरनमेंट, यानी जितना ज़्यादा एनवायरनमेंट वार्म और मॉइस्ट रहेगा उतना ज़्यादा डिकम्पोजिशन अच्छी रेट पर होता है। टेम्परेचर कम हो गया, अब कम टेम्परेचर में पता है बैक्टीरिया और फंगस का जो ग्रोथ होता है वो बहुत कम रहता है, तो लो टेम्परेचर से क्या होगा, डिकम्पोजिशन इनहिबिट होता है। और एनएरोबायोसिस यानी कि ऑक्सीजन की कमी, यानी आपने क्या कर दिया, एनएरोबिक एनवायरनमेंट प्रोड्यूस किया,
तो डिकम्पोजिशन इनहिबिट होगा, क्योंकि हमने पता है कि डिकम्पोजिशन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। वो था डिकम्पोजिशन, हमने कंप्लीट कर लिया। तीसरा जो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे वो बात करेंगे एनर्जी फ्लो की, यानी इकोसिस्टम में एनर्जी किस तरह से फ्लो होती है। अब इस अर्थ पे सभी इकोसिस्टम्स के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह काम कौन करेगा, यानी इनपुट जो है एनर्जी का वो एक ही है, वो है सोलर एनर्जी यानी सन। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, एक ऐसा इकोसिस्टम जहाँ पर सन सोर्स ऑफ एनर्जी का काम नहीं करता, तो आपको अच्छे से पता है वो है डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम, यानी समुद्र की गहराइयों में जो हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम है वहाँ पर जो सन है सोलर एनर्जी का काम, जहाँ वहाँ पर जो सन है वो इनपुट नहीं देता। ठीक है, तो उसके लिए फिर कौन होगा, तो उसके लिए हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया है, वहाँ पर जो है कीमोसिंथेसिस होता है, नॉट फोटोसिंथेसिस, यानी सोलर एनर्जी नहीं, कुछ केमिकल रिएक्शंस के थ्रू एनर्जी यूज करके जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का वहाँ पे फॉर्मेशन किया जाता है। चलो फिर सन की अगर मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पर सन में जो एनर्जी है वो एनर्जी सोलर एनर्जी को यूज करके प्रोड्यूसर्स ने फोटोसिंथेसिस किया, और ये फोटोसिंथेसिस करके सोलर एनर्जी यानी उसकी जो हीट एनर्जी थी उस हीट एनर्जी को कन्वर्ट किया केमिकल एनर्जी की फॉर्म में। अब प्रोड्यूसर्स को जब कंज्यूमर कंज्यूम करेंगे तो वो एनर्जी प्रोड्यूसर्स से कहाँ चली गई, कंज्यूमर्स के अंदर चली गई। तो ये इस तरह से एनर्जी का जो है यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। वापस बता रहा हूँ मैं आपको, फ्लो कैसा है, यूनिडायरेक्शनल, यानी केवल एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा। ऐसा नहीं है कि कंज्यूमर की एनर्जी प्रोड्यूसर्स में आ जाएगी और प्रोड्यूसर्स की एनर्जी सन में आ जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एनर्जी का फ्लो इज ऑलवेज यूनी डायरेक्शनल। अब कुछ पर्टिकुलर कंसेप्ट यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ISR यानी इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, यानी वो पूरी सोलर रेडिएशन जो अर्थ के सरफेस पे इंसिडेंट हुई हो उसे हम कहते हैं इंसिडेंट सोलर रेडिएशन। अब इस ISR में से लेस देन 50% इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। PAR के बारे में हमने फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जो विबग्योर वाली जो रेंज है, यानी जो विजिबल स्पेक्ट्रम वाली जो रेंज है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक, उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, यानी वो रेडिएशन जिसमें फोटोसिंथेसिस होगा। अब ISR यानी जितना भी सोलर रेडिएशन अर्थ सरफेस पे आया उसमें से केवल 50% से भी कम PAR है, यानी 50% से ज़्यादा इंसिडेंट सोलर रेडिएशन हमारे लिए किसी काम की नहीं है, क्योंकि प्लांट्स उसको फिक्स नहीं कर पा रहे फोटोसिंथेसिस के अंदर, तो वो हमारे इकोसिस्टम में एंटर नहीं करेगी। हमारे इकोसिस्टम में ISR का करीब 50% ही एंटर किया। अब वहाँ पे भी उस PAR जो लेस देन 50% है उसमें से भी केवल जो ऑटोट्रॉफ्स है वो 2 से 10% ही कैप्चर करते हैं, 2 से 10% ही कैप्चर करते हैं। मतलब आप ये समझ लो, ये जो 2 से 10% है ये ISR का नहीं है, ये PAR का है। ये किसका है, PAR का है। यानी अगर आप समझ लो कि इंसिडेंट सोलर रेडिएशन में समझो 100 जूल एनर्जी है, तो उसमें से 49 जूल किसकी है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन की। लेस देन 50% मैंने 49 माना। अब इस 49 का भी ऑटोट्रॉफ्स ने यूज कितना किया, 2 से 10% ही यूज हुआ है। ठीक है, अब यानी कि अगर मैं ये जो 2 से 10% है ये किसकी है, PAR का, लेकिन मैं निकालना चाहूँ ISR के रेफरेंस में तो वो निकलेगा 1 से 5%, क्योंकि ऑलरेडी 50% ही PAR था। ISR का 50% कितना है, PAR, और उस 50% का भी 2 से 10% जो है वो यूज़ कर रहे हैं ऑटोट्रॉफ्स, यानी ISR का वो केवल 1 to 5% ही यूज़ कर रहे हैं। अब नीट में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको वैल्यू दी जाएगी और आपको उसका आंसर निकालना पड़ेगा कि समझो इंसिडेंट सोलर रेडिएशन 200 जूल है तो ISR कितना होगा या PAR कितना होगा। तो आपको बस अच्छे से देखना है कि उन्होंने ISR दे रखा है या PAR दे रखा है। अब आप सोचो कि अगर ISR का 1 से 5% ही एनर्जी यूज हो रही है तो कितना कम अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज करके भी ये पूरा लिविंग वर्ल्ड सस्टेन कर रहा है, यानी कि सरवाइव कर रहा है। क्योंकि एनर्जी जो यूज कर रहे हैं प्लांट्स, फिक्सेशन कर रहे हैं, वो केवल 1 to 5% ऑफ ISR है और उसी से हमारा पूरा ग्लोबल इकोसिस्टम या बायोस्फीयर रन करता है। अब ये जो एनर्जी का फ्लो हो रहा है वो फर्स्ट और सेकंड लॉ जो है थर्मोडायनेमिक्स का उसको फॉलो करता है। बिल्कुल अच्छे से पता है हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, इट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी ना ही बनाई जा सकती है ना ही
खत्म की जा सकती है, केवल ट्रांसफर की जा सकती है। तो हमें अच्छे से पता है सन से प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स। तो एनर्जी क्या हो रही है, कंजर्व हो रही है, ना ही एनर्जी बन रही है ना ही एनर्जी डिस्ट्रॉय हो रही है। अब सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स का हमें अच्छे से पता है। सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि धीरे धीरे यूनिवर्स जो है उसमें डिसऑर्डरलीनेस बढ़ रहा है, यानी हम जिसे कहते हैं ना एंट्रोपी बोलते हैं जिसको, यानी एंट्रोपी कीप ऑन इंक्रीजिंग। अब उस बढ़ती हुई एंट्रोपी को या उस बढ़ते हुए डिसऑर्डरनेस को कम करने के लिए, उसको कम करने के लिए हमें कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी ताकि हम उस डिसऑर्डरलीनेस को कम कर सकें। ये सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स का जो बिल्कुल यहाँ पर फॉलो होता है। अगर मैं किसी भी इकोसिस्टम में इनपुट ऑफ एनर्जी रोक दूं, सोलर एनर्जी का इनपुट रोक दूं, तो वो पूरा का पूरा इकोसिस्टम सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो हमें कॉन्स्टेंटली एनर्जी की सप्लाई देनी पड़ेगी। तो ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी फॉलो होता है हमारे इकोसिस्टम्स के अंदर। अब प्रोड्यूसर्स की बात करूं तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वाटिक इकोसिस्टम्स में प्रोड्यूसर्स में मेन डिफरेंस क्या है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में अगर हम बात करें तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो मेजर प्रोड्यूसर्स है वो हर्बेशियस और वुडी प्लांट्स है, जबकि एक्वाटिक के अंदर है ये फाइटोप्लैंक्टन्स, एल्गी और हायर प्लांट्स। तो टेरेस्ट्रियल में जितने भी वुडी प्लांट्स हैं, हर्ब्स हैं, वो मेजर प्रोड्यूसर्स है, जबकि एक्वाटिक के अंदर फाइटोप्लैंक्टन्स, एल्गी और हायर प्लांट्स। फाइटोप्लैंक्टन्स किसको कहते हैं, देखो बेसिकली अगर मैं इस वर्ड को देखूं तो पहला फाइटोप्लैंक्टन्स में पहला वर्ड है प्लैंक्टन। प्लैंक्टन किसको कहते हैं, देखो प्लैंक्टन्स बेसिकली बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं वो जो वाटर करंट के साथ मूव करते रहते हैं, वो पैसिवली फ्लोट होते रहते हैं, वाटर करंट के साथ में बहते रहते हैं वो, ठीक है, उनको हम कहते हैं प्लैंक्टन्स। अब अगर ये प्लैंक्टन्स फाइटो यानी प्लांट्स हैं, यानी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, तो उनको हम कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। और अगर ये प्लैंक्टन्स एनिमल्स हैं तो उन्हें कहते हैं जू प्लैंक्टन्स। क्या कहते हैं, जू प्लैंक्टन्स। तो मेजर प्रोड्यूसर्स कौन है एक्वाटिक में, फाइटोप्लैंक्टन्स, एल्गी और हायर प्लांट्स। अब देखो सिंपल सी बात, फर्स्ट लॉ भी यही कहता है, नो एनर्जी दैट इज ट्रैप्ड इनटू एन ऑर्गेनिज्म रिमेन्स इन इट फॉरएवर। किसी भी प्रोड्यूसर ने अगर एनर्जी फिक्स की है, एनर्जी ट्रैप की है, तो वो हमेशा उसके अंदर नहीं रह सकती। हमें पता है एनर्जी जो है मूव करेगी ही करेगी, यानी जो एनर्जी प्रोड्यूसर ने ट्रैप की वो या तो जाएगी कंज्यूमर के पास, सीधी सी बात है। प्लांट्स ने एनर्जी ट्रैप की, सोलर एनर्जी, अब जब प्लांट्स को कंज्यूम करेंगे कंज्यूमर्स, तो वो एनर्जी कहाँ चली गई, कंज्यूमर के पास में। समझो अगर हम बोले कि सर अगर समझो प्लांट की डेथ हो गई तो क्या होगा, अगर प्लांट की डेथ हो भी गई तो वो जो एनर्जी है वो एनर्जी अब कहाँ एंटर कर गई, डेट्रिटस फूड चेन के अंदर। डेट्रिटस फूड चेन बेसिकली डिकम्पोजर्स की फूड चेन है, डिकम्पोजिशन होगा उस डेड प्लांट का, तो डिकम्पोजिशन की वजह से वो सारी की सारी एनर्जी कहाँ पे आ गई, डेट्रिटस फूड चेन के अंदर एंटर कर गई, यानी एनर्जी कभी भी उसके अंदर हमेशा नहीं रहेगी। अब इस पूरे प्लेनेट पे जितने भी एनिमल्स हैं वो सभी के सभी डिपेंड किस पे हैं, प्लांट्स पे, चाहे आप डायरेक्टली बोलो या इनडायरेक्टली बोलो। जैसे मैं अगर बात करता हूँ टाइगर की, तो हम बोलते हैं कि सर टाइगर तो कभी प्लांट्स कंज्यूम करते ही नहीं, बट टाइगर कंज्यूम करते हैं डियर, और डियर कंज्यूम करता है प्लांट। समझ लो, यानी कि जो टाइगर्स है वो किस पे डिपेंड है, हर्बीवोर्स पर। हर्बीवोर्स डिपेंड किस में, प्लांट्स पे, यानी इनडायरेक्टली कार्निवोर्स पे डिपेंड किस में, प्लांट्स पे, ठीक है, और उन्हीं को हम कहते हैं कंज्यूमर्स। अब एक बेसिक फूड चेन की अगर हम लोग बात करें, बचपन में आपने पढ़ा होगा कि प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम करने वाले कहलाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाने वाले कहलाते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और उनको भी कंज्यूम करने वाले कहलाते हैं टर्शरी कंज्यूमर्स। सिंपल है, प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो ये कौन है, सारे के सारे प्लांट्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स को हम कहते हैं हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स बेसिकली वो एनिमल्स है जो प्लांट्स को खाते हैं, तो उनको कहते हैं हर्बीवोर्स, यानी ये हो गए प्राइमरी कंज्यूमर्स। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स की बात करूँ तो इंसेक्ट्स, बर्ड्स और मैमल्स, ये सारे हर्बीवोर्स हैं। सारे मतलब कि मैमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स हर्बीवोर्स होते हैं। एक्वाटिक में मॉलस्क्स जो है एग्जांपल है हर्बीवोर्स का। सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाएंगे, यानी कि बेसिकली आप उनको कार्निवोर्स बोल सकते हो, लेकिन सेकेंडरी कंज्यूमर्स को बोलते हैं प्राइमरी कार्निवोर्स, यानी जो बेसिकली वो कार्निवोरस जो हर्बीवोर्स को कंज्यूम करते हैं उनको आप कहते हो प्राइमरी कार्निवोर्स, और जो प्राइमरी कार्निवोर्स को कंज्यूम करते हैं उसे हम कहते हैं सेकेंडरी कार्निवोर्स। ठीक है, चीज समझ में आई। और ज्यादा डिटेल में जाएंगे हम फूड चेन के अंदर। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेजिंग फूड चेन की। ग्रेज करना मतलब कि बेसिकली कहते हैं ना चरने को बोलते हैं हम लोग, ग्रेजिंग ऑफ फूड। तो ग्रेजिंग फूड चेन जो बेसिकली आपको किसी पर्टिकुलर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स वगैरह में, हालांकि एक्वाटिक में भी रहता है ग्रेजिंग फूड चेन, बट
अगर हम लोग बेसिकली बात करें तो ग्रास है, ग्रास यहाँ पे क्या करेगी, प्रोड्यूसर्स को, इस ग्रास को कौन खा जाएगा, गोट, तो प्राइमरी कंज्यूमर हो गई यानी कि हर्बीवोर हो गया। अब इस गोट को कंज्यूम कर लेता है मैन, तो ये हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, अब डेट्रिटस फूड चेन की अगर मैं बात करूं तो डेड ऑर्गेनिक मैटर है डेट्रिटस, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था वो डेट्रिटस फूड चेन की डिकम्पोजिशन होता है। तो डेड ऑर्गेनिक मैटर एंड डेट्रिटस, डेट्रिटस को कंज्यूम करते हैं डिकम्पोजर्स यानी बैक्टीरिया और फंगाई, इसी को हम कहते हैं डेट्रिटस फूड चेन। और ये जो डिकम्पोजर्स होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं सेप्रोट्रॉफ्स, ध्यान रखना है वर्ड सेप्रोट्रॉफ, यानी कि जो डिकम्पोजर्स होते हैं उनको हम कहते हैं सेप्रोट्रॉफ्स। सेप्रोट्रॉफ्स बेसिकली सेप्रो का मतलब होता है डेड ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि डेड ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करने वाले कहलाते हैं सेप्रोट्रॉफ्स। अब डिकम्पोजर्स जैसे हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सीक्रेट करते हैं। अब ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स डेट्रिटस पे जाएगा और डेट्रिटस पे जाने के बाद में डेड और वेस्ट मटेरियल को जो कॉम्प्लेक्स है उसको सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स में ब्रेक डाउन कर देता है और बाद में उनको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी अब वो एनर्जी किस में चली गई, बैक्टीरिया और फंगाई के अंदर एंटर कर गई। तो इस तरह से एनर्जी का फ्लो हो गया डेट्रिटस फूड चेन के अंदर। अब हम बात करेंगे एनर्जी फ्लो का मेजर कंड्यूट, कंड्यूट मतलब चैनल। एनर्जी फ्लो हो रही है तो बेसिकली चैनल्स के थ्रू ही फ्लो होती है एनर्जी। तो जो बेसिक चैनल है वो कौन सा है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में और एक्वाटिक इकोसिस्टम में। देखो ध्यान से देखना, एक्वाटिक इकोसिस्टम में जो मेजर एनर्जी फ्लो होती है वो होती है ग्रेजिंग फूड चेन के अंदर, जबकि टेरेस्ट्रियल में जो मेजर एनर्जी फ्लो होती है वो डेट्रिटस फूड चेन के अंदर फ्लो होती है। अब हम सोचेंगे कि सर बात तो सही है, डेट्रिटस फूड चेन के अंदर बहुत सारी एनर्जी फ्लो होती है, मेजर चैनल यही है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, बट सर एक्वाटिक इकोसिस्टम में क्यों नहीं। सिंपल सा कारण है, एक्वाटिक इकोसिस्टम में डीकम्पोजिशन इतना ज़्यादा नहीं हो सकता। एक्वाटिक है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पर वाटर अब प्रेजेंट रहेगा, तो इतना ज़्यादा डीकम्पोजिशन वहाँ पर नहीं होता जितना कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में होता है। इसलिए डेट्रिटस फूड चेन टेरेस्ट्रियल में मेजर कंड्यूट की तरह काम करती है, जबकि एक्वाटिक में मेजर कंड्यूट है ग्रेजिंग फूड चेन। अब हम बात करते हैं फूड वेब की। फूड वेब, वेब मतलब कहते हैं ना नेटवर्क बन गया हो पूरा पूरा। देखो बचपन में पढ़ा था हमने कि जो हम लोग कहते हैं ना फूड चेन, जैसे एक सिंपल सा एक कंसेप्ट लेते हैं हम कि एक ग्रास है, ग्रास को कंज्यूम किया रैबिट ने और रैबिट को कंज्यूम कर गया हॉक, तो हम बोलते हैं कि ये सिंपल फूड चेन है। बट नेचर में कभी भी एक सिंपल फूड चेन एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। ऐसा नहीं है कि हॉक केवल रैबिट को ही खाएगा, हॉक इस माउस को भी खाएगा, यानी हॉक इस फ्रॉग को भी खाएगा, यानी कि कोई भी एक फूड चेन, सॉलिटरी फूड चेन नेचर में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ये फूड चेन सारी की सारी कैसी होगी, इंटरलिंक्ड होगी, और इस इंटरलिंक्ड की वजह से पूरा क्या बन गया, एक वेब, एक नेटवर्क बन गया जिसे हम कहते हैं फूड वेब कहते हैं हम लोग। अब ग्रास को कंज्यूम कर गया ग्रास ऑपर इंसेक्ट, उसको फ्रॉग कंज्यूम कर गया, फ्रॉग को हॉक कंज्यूम कर गया, तो ये एक फूड चेन। दूसरी फूड चेन, ग्रास को माउस कंज्यूम कर गया, माउस को वापस हॉक कंज्यूम कर गया। अब फर्स्ट और सेकंड फूड चेन आपस में क्या है, लिंक्ड है, तो उसकी वजह से क्या बन गई, फूड वेब का फॉर्मेशन हो गया। अब डेट्रिटस फूड चेन भी ग्रेजिंग फूड चेन के साथ में कनेक्शन शो करती है कुछ पर्टिकुलर लेवल्स पे। कैसे कि डीएफसी यानी डेट्रिटस फूड चेन के कुछ ऑर्गेनिजम्स जीएफसी एनिमल्स के लिए क्या करेंगे, प्रे का काम करते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट है, डेट्रिटस फूड चेन के अंदर जो फंगाई है, समझो वो फंगाई डेट्रिटस फूड चेन का पार्ट है, लेकिन इस फंगाई के ऊपर वो एनिमल्स भी उस फंगाई को कंज्यूम करते हैं जो ग्रेजिंग फूड चेन का पार्ट है। जो किसका पार्ट है, ग्रेजिंग फूड चेन का। यानी डेट्रिटस फूड चेन में जो एनर्जी फ्लो हो रही है वो कहाँ आ गई, ग्रेजिंग फूड चेन के अंदर। समझो बात, यानी फूड चेन्स आपस में सारी कैसी है, लिंक्ड है, जिसको हम कहते हैं फूड वेब। कुछ एनिमल्स है कॉकरोच, क्रोज, ये सारे कैसे हैं, ओमनीवोर्स। ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स भी क्या है, ओमनीवोर्स, यानी ये भी अलग अलग जो है लिंकेज प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से फूड चेन्स आपस में क्या है, इंटर लिंक्ड है। एग्जाम्पल्स याद रखना है आपको ओमनीवोर्स के, कॉकरोच और क्रोज जो है ओमनीवोर्स के एग्जाम्पल्स हैं। ट्रॉफिक लेवल की अगर मैं बात करूँ तो ट्रॉफिक लेवल में हम लोग को अच्छे से पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी फूड चेन के अंदर किसी पर्टिकुलर स्पीशी को जो आपने एक पर्टिकुलर एक लेवल दिया, यानी एक पर्टिकुलर पोजीशन दी, उसको हम कहते हैं ट्रॉफिक लेवल। यानी कि प्रोड्यूसर एक ट्रॉफिक लेवल है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, ये सारे ट्रॉफिक लेवल्स कहलाते हैं। एनसीईआरटी के फिगर की बात करेंगे हम लोग। देखो जो सबसे पहला ट्रॉफिक लेवल है, सबसे पहले ट्रॉफिक लेवल में हमेशा प्रेजेंट होते हैं प्रोड्यूसर्स, यानी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, यानी कि कौन आ गए, प्लांट्स हो गए, सारे के सारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे रहेंगे हमेशा, ध्यान रखना है
ध्यान रखना है। प्लांट्स को कंज्यूम करने वाले हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, तो ये हो जाएंगे सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल यानी हर्बीवोर्स की बात करें। हर्बीवोर्स को कंज्यूम करते हैं प्राइमरी कार्निवोर्स, तो ये हो जाएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ये और लेवल है थर्ड ट्रॉफिक लेवल, यानी जैसे जैसे आप सक्सेसिवली ऊपर जाओगे ट्रॉफिक लेवल्स का फॉर्मेशन होता रहेगा। और सेकेंडरी कंज्यूमर को कंज्यूम करता है टर्शियरी कंज्यूमर यानी कि टॉप कार्निवोर, तो हो जाएगा फोर्थ ट्रॉफिक लेवल की बात कर रहा है। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल यानी प्लांट्स के एग्जांपल्स, एक्वाटिक इकोसिस्टम की बात करोगे तो फाइटोप्लैंक्टन्स हो गए, टेरेस्ट्रियल में ग्रास और ट्रीज। हर्बीवोर्स में एक्वाटिक के अंदर फाइटोप्लैंक्टन्स को कौन कंज्यूम करता है, जूप्लैंक्टन्स, यानी एक्वाटिक में हर्बीवोर्स हो गया जूप्लैंक्टन, टेरेस्ट्रियल में ग्रास हॉपर्स एंड काउ। सेकेंडरी कंज्यूमर्स में बर्ड्स आ गए, बर्ड्स इंसेक्ट्स खाते हैं। फिशिस जो है, फिशिस कंज्यूम करती है किसको, जूप्लैंक्टन्स को। यानी एक्वाटिक में बात करूँ तो फाइटोप्लैंक्टन्स, जूप्लैंक्टन्स में बाद में फिशिस, और वोल्फ जो है वो आ गई सेकेंडरी कंज्यूमर। और टॉप कंज्यूमर्स में आ गए मैन और लायन। तो ये एक ट्रॉफिक लेवल्स की हमने यहाँ पर बात की। जैसे जैसे आप सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स पे जाते जाओगे, यानी प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी और टर्शियरी कंज्यूमर्स, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो डिक्रीज होता रहेगा। क्यों डिक्रीज होता रहेगा, सिंपल सा फंडा है, प्लांट्स एनर्जी फिक्स की, कुछ एनर्जी अपने रेस्पिरेशन के लिए यूज़ की, बाकी एनर्जी फूड चेन के लिए। सिमिलरली प्राइमरी कंज्यूमर्स प्लांट्स कंज्यूम किए, उन प्लांट्स को कंज्यूम करके जो एनर्जी मिली, उस एनर्जी में से कुछ एनर्जी अपने रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करेंगे, बाकी एनर्जी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे जाएगा। यानी जैसे जैसे आप ट्रॉफिक लेवल से ऊपर चढ़ते जाओगे अमाउंट ऑफ एनर्जी हमेशा कम ही होगी, बढ़ कभी भी नहीं सकती। कोई भी ऑर्गेनिज्म की जब डेथ हो जाएगी तो वो डेट्रिटस या डेड बायोमास में कन्वर्ट हो गया, जो कि डिकम्पोजर्स के लिए एनर्जी सोर्स का काम करता है। यानी बेसिकली अब इन एक दो पेज पे जो एनसीईआरटी ने एक्सप्लेनेशंस दिए हैं वो घूम फिर के सारी सेम चीज़ों को ही बार बार रिपीट यहाँ पर किया गया है। बहुत अच्छा टर्म है स्टैंडिंग क्रॉप। क्या वर्ड यूज़ किया है, स्टैंडिंग क्रॉप। किसी भी ट्रॉफिक लेवल पे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखना, किसी भी ट्रॉफिक लेवल पे एक पर्टिकुलर टाइम पे कितना लिविंग मटेरियल अवेलेबल है उसको हम कहते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। वो जो हमेशा वहाँ पर अवेलेबल है किसी भी ट्रॉफिक लेवल पे पर्टिकुलर टाइम पे। अब मेजर कैसे करते हैं, तो सिंपल सा कंसेप्ट है, आप उसका बायोमास मेजर कर लो या फिर मेजर कर लो किसी पर्टिकुलर यूनिट एरिया में उसका नंबर, कि नंबर ऑफ लायंस कितने हैं, नंबर ऑफ टाइगर कितने हैं, या फिर आप अगर नंबर कैलकुलेट नहीं कर सकते तो उसका बायोमास कैलकुलेट कर सकते हो। अब बायोमास किसी भी चीज़ का एक्सप्रेस कर सकते हो आप दो तरीके से, या तो फ्रेश वेट या फिर ड्राई वेट। अब देखो फ्रेश वेट और ड्राई वेट में डिफरेंस समझना। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वाटर, सीधी सीधी बात है। एक प्लांट का मैंने पार्ट लिया, उस प्लांट के पार्ट को मैंने लेकर उसका वेट किया, तो उसका जो वेट निकलता है उसको हम कहते हैं फ्रेश वेट। फ्रेश मतलब जस्ट मैंने तोड़ा और उसका वेट ले लिया, तो उसको हमने कह दिया फ्रेश वेट। अब उस फ्रेश वेट में उसका वाटर भी वहाँ पर जो है उसमें इंक्लूड होगा। ड्राई वेट का मतलब क्या हो गया, उस पूरे पार्ट को पहले अच्छे से ड्राई करो, यानी उसके अंदर जितना भी वाटर है उस वाटर को क्या कर दो, ड्राई करके हटा दो वहाँ से। अब जो वेट उसका आएगा वो आएगा ड्राई वेट। अब सीधा सा फंडा है, ड्राई वेट ज़्यादा होगा या फ्रेश वेट ज़्यादा होगा, बिल्कुल जो है फ्रेश वेट ज़्यादा होता है, ड्राई वेट हमेशा कम होगा। क्यों, क्योंकि वाटर वहाँ से पूरा हम निकाल चुके हैं। और एक्यूरेसी अगर हम बात करें, बायोमास अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो फ्रेश वेट में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ड्राई वेट में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ड्राई वेट का एक्यूरेसी हमेशा ज़्यादा रहेगी। अब उसका रीज़न क्या है, वाई ड्राई वेट का एक्यूरेसी इज़ मोर देन फ्रेश वेट। सिंपल सा फंडा है, देखो हमने एक प्लांट पार्ट लिया और हम उसका बायोमास कैलकुलेट कर रहे हैं। एक मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ उस टाइम पे जब बरसात है मतलब कि मॉनसून सीजन है, और एक मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ एक्सट्रीम समर सीजन में। अब एक्सट्रीम समर सीजन में ऑलरेडी वाटर का अवेलेबिलिटी उस पर्टिकुलर टिश्यू में क्या है, कम, ठीक है। अब आप उसका वेट करोगे, कम आएगा। उसी सेम को अगर आप मॉनसून सीजन में वेट करोगे तो उसका वेट क्या आएगा, ज़्यादा। क्यों, क्योंकि वाटर वहाँ पर ज़्यादा होगा। तो ये क्या हो गई, हमारे एरर्स प्रोड्यूस हो गए हमारी स्टडी के अंदर, इसलिए हम लोग ड्राई वेट पे ज़्यादा फोकस करते हैं। चाहे समर सीजन हो या मानसून सीजन हो, पूरा वाटर ड्राई करने के बाद में जो वेट आएगा वो ज़्यादा एक्यूरेट हमें रिजल्ट्स देगा। अब रीज़न क्या है कि ड्राई वेट ज़्यादा एक्यूरेट है, तो हमने अभी डिस्कस कर लिया। फ्रेश वेट नॉर्मली जब आप वेट कैलकुलेट करते हो फ्रेश वेट, ड्राई वेट जब आप उस टिश्यू में से वाटर पूरा निकाल दो ड्राई करके और वे करोगे तो ड्राई वेट। बायोमास फ्रेश वेट में कैलकुलेट करेंगे तो आपको वेरिएशंस शो करेगा,
क्यों शो करेगा? क्योंकि अलग अलग सीजन में मॉइस्चर का डिफरेंस रहता है, जबकि ड्राई वेट में ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप पूरा मॉइस्चर ऑलरेडी उड़ा चुके हो। तो ड्राई वेट का एक्यूरेसी इज मोर देन फ्रेश वेट। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग 10% लॉ। बहुत बार पढ़ा होगा आपने बचपन में भी कि जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर ट्रॉफिक लेवल्स पे पढ़ते हो, केवल 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है एक लेवल से उसके ऊपर ट्रॉफिक लेवल पे। समझ में आई चीज़ आपको? यानी लोअर ट्रॉफिक लेवल से जैसे आप हायर ट्रॉफिक लेवल पे जाओगे, केवल 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है। सिंपल सा फंडा है, जैसे कि अगर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के पास में 100% एनर्जी है तो इसका 10% प्राइमरी कंज्यूमर के पास जाएगा, यानी 100 का 10% कितना हो गया? 10। फिर प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर्स पे भी इसका भी 10% यानी 1%, फिर और 10% यानी 0.1, फिर और 10% यानी 0.01%। तो इस तरह से 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होता है। और इसलिए हमने कहा था कि जैसे जैसे आप ट्रॉफिक लेवल्स में ऊपर की तरफ जाओगे एनर्जी कम होगी, ठीक है। और अब आप सोचो किसी भी ग्रेजिंग फूड चेन में जो नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स है वो इनफाइनाइट नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आप इनफाइनाइट ट्रॉफिक लेवल से रखोगे तो जो अल्टीमेटली जो सबसे ऊपर ट्रॉफिक लेवल पे उसके पास जो अमाउंट ऑफ एनर्जी पहुंचेगी वो इतनी कम होगी कि उसका एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। इसलिए ग्रेजिंग फूड चेन में हमेशा ट्रॉफिक लेवल्स का नंबर रेस्ट्रिक्टेड होता है। एनसीईआरटी का फिगर है, बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से जो सन है, सोलर एनर्जी आई, सोलर एनर्जी में से काफ़ी पार्ट तो हीट की फॉर्म में ही निकल गया है ना। आईएसआर का सारा हम कंज्यूम करते नहीं, केवल पीएआर, और पीएआर में से भी केवल 2 से 10% ही प्लांट्स जो है वो फिक्स करते हैं, यानी कि जो केवल जो 2 से 10% ही प्लांट्स ने फिक्स किया, यानी फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल प्रोड्यूसर्स ने फिक्स किया। अब इन प्लांट्स में से भी काफ़ी जो हीट है वो रिलीज हो जाएगी और जो बाकी बचेगी वो पहुंचेगी सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल वाले ऑर्गेनिजम्स के पास में। फिर जब आप थर्ड वाले के पास पहुंचोगे तब भी कम ही पहुंचेगा, क्योंकि हीट की फॉर्म में वो हमेशा लॉस होता रहता है। यानी जैसे जैसे आप ट्रॉफिक लेवल्स पे बात करोगे वैसे वैसे हीट की फॉर्म में एनर्जी काफ़ी लॉस होगी और बाकी जो है वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के पास यानी सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स के पास में पहुंचती है। अब नेक्स्ट बात करेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड्स। पिरामिड्स आपको पता होंगे, ठीक है। अब पिरामिड्स में हमें हमेशा ध्यान रखना है कि पिरामिड्स आपने देखा होगा इस तरह से ट्रायंगुलर शेप्ड रहते हैं पिरामिड्स। जो उसका बेस होगा उस बेस पे हमेशा हमें रखने हैं प्रोड्यूसर्स, वो चेंज नहीं करने हैं। पिरामिड चाहे कोई भी हो उसके बेस पे हमेशा कौन सा रहेगा? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल या प्रोड्यूसर्स, और एपेक्स पे रहेगा लास्ट ट्रॉफिक लेवल या टॉप लेवल का जो कंज्यूमर होगा उसके एपेक्स पे रहेगा। अब पिरामिड्स के टाइप होते हैं पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी। सारे डिस्कस नहीं करेंगे, केवल वही डिस्कशंस किए जाएंगे जो एनसीईआरटी के अंदर है। सबसे पहले मैं बात करूंगा पिरामिड ऑफ नंबर की, यानी आप अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स पे नंबर जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। मैं बात करता हूँ ग्रासलैंड इकोसिस्टम में। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जो एनसीईआरटी ने दे रखा है, एनसीईआरटी ने ये बोला कि बेस पे तो हम लोग किसको रख रहे हैं? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को, यानी कि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल वालों को। तो अगर समझो यहाँ पर, यहाँ अच्छे से देखो, यहाँ पर अगर करीब करीब 6 मिलियन मान लूँ मैं इसको, 6 मिलियन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं। इन 6 मिलियन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स करीब करीब 7 लाख मान लेते हैं हम लोग, 7 लाख मान लेते हैं इसको। 6 मिलियन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स की वजह से करीब 7 लाख प्राइमरी कंज्यूमर्स सर्वाइव कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों? अब आप बोलोगे कि सर ऐसा क्यों, ये आप किस बेस पे कह सकते हो? तो हमें अच्छे से पता है केवल 10% एनर्जी ही मूव करेगी, केवल 10% एनर्जी ही मूव करेगी। तो ऐसा नहीं है कि अब वो सबको सस्टेन कर लेगा, आप समझ रहे, वो पर्टिकुलर रेशियो में ही काम चलेगा। इन 7 लाख प्राइमरी कंज्यूमर्स की हेल्प से करीब 3.5 लाख जो है सेकेंडरी कंज्यूमर्स सस्टेन कर सकते हैं, यानी करीब करीब यहाँ से यहाँ तक मूव करने में कितना कम हो गया? आधा आ गया, यानी 7 लाख का 3.5 लाख उसका हाफ हो जाता है। आप चाहे ये नंबर याद मत रखो, लेकिन एटलीस्ट रेशियो आप इसको याद करना है कि किस रेशियो में चलता है। और 3 लाख सेकेंडरी कंज्यूमर्स, 3 लाख सेकेंडरी कंज्यूमर्स सस्टेन कर पाते हैं 3 टर्शरी कंज्यूमर्स को। यानी आप देखो 6 मिलियन प्रोड्यूसर्स होते हैं तब जाकर केवल 3 जो है टर्शरी कंज्यूमर सर्वाइव करेंगे या सस्टेन करेंगे। इसलिए हमने कहा था कि किसी भी ग्रेजिंग फूड चेन में जो नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल से वो रेस्ट्रिक्टेड रहेंगे, वो उससे ज़्यादा कभी बढ़ नहीं सकते। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है। इस तरह के पिरामिड को हम कहते हैं अपराइट पिरामिड। क्यों? क्योंकि इसका शेप कैसा आ रहा है? इसका शेप आ रहा है कुछ ऐसा, यानी पिरामिड कैसा है? सीधा पिरामिड है, इसलिए हम इसको कहते हैं अपराइट पिरामिड। और
केवल 3 टॉप कार्निवोरी सपोर्ट कर पा रहा है, कौन? 6 मिलियन प्लांट्स। इसलिए ग्रेजिंग फूड चेन में नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स आर रेस्ट्रिक्टेड। तो आपको ये रेशियो यहाँ पर याद रखना है, चाहे नंबर आप पूरी तरीके से याद मत करो, ठीक है, बट आप इसको इस हिसाब से याद कर सकते हो। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ ट्री इकोसिस्टम की। तो ट्री इकोसिस्टम में एनसीईआरटी ने फिगर तो नहीं बनाया, लेकिन एक पैराग्राफ में आपसे ही क्वेश्चन पूछ के ट्री इकोसिस्टम उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। अब देखो, किसी भी एक सिंगल ट्री पे, मैं यहाँ पर एक सिंगल ट्री की बात कर रहा हूँ, तो एक सिंगल ट्री पे बहुत सारे इंसेक्ट्स प्रेजेंट है। एक सिंगल ट्री पे बहुत सारे इंसेक्ट्स उस ट्री से सर्वाइव कर रहे हैं, यानी नंबर ऑफ इंसेक्ट्स आर मोर देन नंबर ऑफ ट्री। उसके बाद में उन इतने सारे इंसेक्ट्स पे जो नंबर ऑफ बर्ड्स फीड कर रहे हैं वो थोड़े और कम है, और उन इतने सारे स्मॉल बर्ड्स पे जो बिग बर्ड्स है जैसे कि हॉक हो गया, तो उनका नंबर और भी कम है। यानी कि जब मैं फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से जा रहा हूँ ऊपर तो मेरा नंबर इंक्रीज हो रहा है, और सेकेंड ट्रॉफिक लेवल से ऊपर जाता हूँ तो मेरा नंबर डिक्रीज हो रहा है। यानी ये जो शेप बनेगा वो शेप बनेगा कुछ इस टाइप का, स्पिंडल शेप्ड कहते हैं हम इसको, एक धागे जैसा होता है ना। स्पिंडल किसको कहते हैं हम लोग? जिसका एपेक्स और जिसका बॉटम पॉइंटेड हो, लेकिन बीच में से वो कैसा रहे, थोड़ा थिक हो रहता है, उसको हम कहते हैं स्पिंडल। यानी ट्री इकोसिस्टम का शेप हमेशा कैसा आएगा? स्पिंडल शेप आता है। नेक्स्ट चलता है पिरामिड ऑफ बायोमास की बात करते हैं। तो पिरामिड ऑफ बायोमास में हम लोग बायोमास के हिसाब से अरेंज करते हैं ट्रॉफिक लेवल्स को। एनसीईआरटी का फिगर है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स में ड्राई वेट, हमने अभी कहा था कि ज़्यादा एक्यूरेसी किस में आती है? ड्राई वेट में ज़्यादा एक्यूरेसी रहती है। तो यहाँ पर ड्राई वेट कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर हम लोग किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर की बात करेंगे, यानी करीब 800 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर का जो प्लांट का ड्राई वेट है, उसकी हेल्प से 37 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर वाले सस्टेन कर पा रहे हैं। 37 से बाद में 11 और 11 के बाद में 1.5, यानी बायोमास धीरे धीरे क्या हो गया? रिड्यूस होता जा रहा है। तो जैसे आपने पिरामिड ऑफ नंबर में देखा था एक अपराइड पिरामिड, उसी तरह से यहाँ पे भी अपराइड पिरामिड है। और जो आप शार्प डिक्रीमेंट यानी जो शार्प डिक्रीज देख रहे हो ड्राई वेट में, जब आप एक सिंगल जो लोवेस्ट ट्रॉफिक लेवल से जब आप ऊपर जा रहे हो, तो जो रिडक्शन है वो देखो 809 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, कितना रह गया? करीब केवल 1.5 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। ये बहुत ज़्यादा डिक्रीज है बायोमास का हायर ट्रॉफिक लेवल्स पे। सी की मैं बात करूं तो समुद्रों के अंदर फाइटोप्लैंक्टन्स का बायोमास बहुत कम है एज कम्पेयर टू देयर प्राइमरी कंज्यूमर्स। और फाइटोप्लैंक्टन्स के प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन है? जू प्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स बेसिकली अब ओशंस के अंदर फाइटोप्लैंक्टन्स कौन है? एल्गी। एल्गी का कोई खास बायोमास होता नहीं, तो उनका बायोमास है कम, लेकिन प्राइमरी कंज्यूमर्स का बायोमास कितना है? उससे ज़्यादा होता है, यानी कि करीब 4 और 21 जो एनसीईआरटी ने यहाँ पर ड्राई वेट दे रखा है इनका। तो यानी अब ये जो पिरामिड बना है ये अपराइट नहीं होकर कैसा हो गया? इन्वर्टेड पिरामिड हो गया। यानी कि कैसा हो गया? ये उल्टा पिरामिड है। उल्टा पिरामिड क्यों? क्योंकि एपेक्स नीचे की तरफ है और बेस ऊपर की तरफ है। तो फाइटोप्लैंक्टन्स का बायोमास कम है, जूप्लैंक्टन्स का बायोमास ज़्यादा है। नेक्स्ट बात करूँगा पिरामिड ऑफ एनर्जी की। तो बहुत अच्छे से पता है कि लोअर ट्रॉफिक लेवल से हायर ट्रॉफिक लेवल पे केवल 10% एनर्जी ही मूव करेगी, चाहे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो, एक्वाटिक इकोसिस्टम हो, ये 10% लॉ हर जगह फॉलो होता है। यानी पिरामिड ऑफ एनर्जी कभी भी जो है इन्वर्टेड नहीं हो सकता, वो हमेशा अपराइट ही रहेगा, क्योंकि एनर्जी जो है हायर ट्रॉफिक लेवल्स पे जाते जाते हमेशा कम होगी। और इसमें आपको वैल्यूज याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों याद करने की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि 10% लॉ सीधा सीधा हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। 10,000 जूल अगर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के पास है तो उसका 10% यानी 1000, फिर उसका 10% यानी 100 और उसका 10% यानी कि 10। तो ये वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं है, आप 10% लॉ याद रखो। अब अगर मैं यहाँ पर कितना सनलाइट अवेलेबल है उसकी मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये करीब 10 लाख जूल, कितना है? 10 लाख जूल सनलाइट एनर्जी अवेलेबल है, उसमें से केवल 10,000 जूल ही यूज़ कर पाया है प्लांट, और ये होता है करीब करीब 1%। 10 लाख का 10,000 कितना हो गया? 1%। यानी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स केवल 1% एनर्जी जो है सनलाइट की, उसी को एनपीपी में कन्वर्ट कर पाते हैं, जैसा हमने थोड़ी देर पहले देखा था। अब पिरामिड से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं हम लोग यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। देखो, ट्रॉफिक लेवल कभी भी किसी पर्टिकुलर स्पीशी को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये एक फंक्शनल लेवल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने बोला लोअर, जैसे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल किसी पर्टिकुलर स्पीशी को नहीं दे रहा कि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल फाइटोप्लैंक्टन्स का है, नहीं, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पूरा फंक्शनल लेवल है, यानी पूरा प्रोड्यूसर्स का है।
सिमिलरली आप जैसे जैसे ऊपर बढ़ोगे, कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, वो भी किसी पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए नहीं होकर एक फंक्शनल लेवल है। तो ट्रॉफिक लेवल एक फंक्शनल लेवल है, ना कि किसी पर्टिकुलर स्पीशी का। उसके अलावा एक पर्टिकुलर स्पीशी एक से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल में भी प्रेजेंट हो सकती है सेम टाइम पे, और वो भी सेम इकोसिस्टम पे। मैं बैठा हूँ यहाँ पे तो मैं प्लांट्स भी कंज्यूम कर रहा हूँ, मैं जो है नॉन वेजिटेरियन हूँ तो मैं एनिमल्स को भी खा रहा हूँ। तो मैं इसी इकोसिस्टम में सेम टाइम पे दो अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स पे बैठा हूँ। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं जो एनसीईआरटी ने दे रखा है कि एक बर्ड है, अगर ये बर्ड सीड्स खाएगी तो प्राइमरी कंज्यूमर है, यही बर्ड अगर इंसेक्ट्स खाती है तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर है। इकोलॉजिकल पिरामिड्स, अब इनके लिमिटेशंस क्या है, मतलब इसके अंदर भी पिरामिड्स बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, इनमें कुछ लिमिटेशंस है कुछ। अब लिमिटेशंस में सबसे पहला लिमिटेशन, इसमें उन स्पीशीज की बात ही नहीं की जाती जो दो या दो से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल्स पर आकर बैठे हैं, ठीक है, आप उसको कंसिडर नहीं कर सकते। सेकेंड, जब भी हम इकोलॉजिकल पिरामिड बनाते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स, जू प्लैंक्टन्स, तो हम लोग एक सिंपल फूड चेन कंसिडर करके चल रहे हैं, लेकिन सिंपल फूड चेन कभी भी नेचर में एग्जिस्ट करती नहीं, वो हमेशा क्या रहेगी, फूड वेब की फॉर्म में रहेगी। और पिरामिड्स फूड वेब को कंसिडर नहीं करके किसको कंसिडर करते हैं, एक सिंपल फूड चेन को। फिर नेक्स्ट, हमने इतने सारे पिरामिड्स देखे, हमने कहीं पे भी इनमें सेप्रोट्रॉप्स या जो डेट्रिटिवोर्स है यानी बैक्टीरिया फंगाई जो है यानी डिकम्पोजिशन वाले जो हैं उसको हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया, जबकि इकोसिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे सेप्रोट्रॉप्स। तो बस यही थे लिमिटेशंस ऑफ पिरामिड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। बस इसी तरह पढ़ते रहिए। सेकंड पार्ट में बहुत जल्दी रिलीज कर दूंगा आप लोगों के लिए, और हो सकता है हम उसमें चैप्टर भी कंप्लीट कर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। बस अब जाकर एक बार इस पर्टिकुलर टॉपिक का एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ लो, सारी चीज़ें यहीं पे क्लियर हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।